बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गरीब सर्दियां भी ठठरते हुए गुजारेंगे। सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर में जलाने वाली लकड़ी 700 रुपए मन से 800 रुपए मन में फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से भी राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। गरीब सर्दियां भी ठठरते गुजारेगा। सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर में जलाने वाली लकड़ी 700 रुपए मन से 800 रुपए मन में फरोख्त होने लगी है। बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, गैस की शॉर्टेज यानी कि गैस कम आना, कभी ना आना, लोड शेडिंग होना और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी जो है पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं। लकड़ी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी है शहरियों ने। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि लकड़ी खरीदने के लिए आए हुए, लेकिन उसकी भी कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरियों से जानते हैं। जी, क्या कहेंगे? ये लकड़ी 700 रुपये मन लेके जाते थे, अब 800 रुपये मन हो गई है। और एलपीजी वो गैस वो 220 से 30 तक ब्लैक में मिल रही है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया। इतनी महंगाई, आटा चीनी दाल वो भी हमारी पहुंच से बाहर है। पहुंच से बाहर है। जी, क्या भाई जी, आप लकड़ी लेने के लिए आए हो तो बताए ना कितने रुपए इजाफा हो गया इस पे? 150 रुपये मन से इजाफा हो गया है। तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, मजबूरी से ले रहे हैं, आगे वो बातें सुनाते हैं। अच्छा। महंगाई पीछे से महंगाई हो गई है, एलपी भी महंगी है, वो उनकी बात भी सही, वो पीछे से कहते हैं हम महंगी लेते हैं। पीछे से महंगी लेने का बताया जा रहा है। जी, बहावलपुर शहर में लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया और मन के हिसाब पर 100 से 150 रुपये मन का इजाफा कर दिया गया। 700 रुपये मन मिलने वाली जो लकड़ी थी, जलाने वाली लकड़ी, वो अब 850 तक फरोख्त हो रही है, जिस पर शहरी शिकवा करना है। जी जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में सुई गैस लोड शेडिंग शुरू होते ही लकड़ी की खरीदारी में इजाफा हो गया है। लकड़ी की डिमांड बढ़ी तो कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बात कर लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। डेरा गाजी खान में सर्दियों की आमद के साथ ही जहां पर सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है, गैस के कम प्रेशर के बायस लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर जो लकड़ी की मांग है इसमें भी इजाफा हुआ है। लकड़ी की मांग में इजाफा होते ही खसूसी तौर के ऊपर जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। किकर की लकड़ी की बात की जाए तो मार्केट में किकर की लकड़ी इस टाइम 600 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर हम मिक्स लकड़ी की बात करें तो 550 रुपये मन के हिसाब से मिक्स लकड़ी फ़रोख्त की जा रही है। लोगों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, महंगाई के बायस भी और जो लोड शेडिंग है इसके बायस भी। बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कितना दुश्वारी हो रही है? कीमतों में भी इजाफा है, लोड शेडिंग भी जारी है। जी बिल्कुल, कीमतों में तो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। लकड़ी की मांग कम है यहाँ, इसलिए कारोबार भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मांग ज़्यादा है लकड़ी की। लकड़ी की मांग ज़्यादा, सर कितना, क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी की मांग भी बढ़ रही है, सर्दियां हैं, गैस की लोड शेडिंग जारी है, हुकूमत को लोड शेडिंग कम करनी चाहिए, क्या कहेंगे? जी अच्छा, लकड़ी की मांग ज़्यादा है भाईजान, तो लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आते पैन, सर्दियाँ भी ज़्यादा है, गैस भी नहीं है, गैस की कमी है। ठीक जी बिल्कुल, गैस की शॉर्टेज है, लकड़ी की मांग में इजाफा हो रहा है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग, गैस की जो लोड शेडिंग शहर में जारी है इसको ख़त्म किया जाए और जो गैस लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में सुई गैस लोड शेडिंग शुरू होते ही लकड़ी की खरीदारी में इजाफा हो गया। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बहुत खरीद मांगी है, गरीब शुदा परेशान है। बेहतरीन हाथ लो इंजा निज़ाम बनया खड़े, लकड़ बंदा घेर नहीं सकता, खरीद महंगी मिलती है, देने महंगी है। ये जरा मसला बनया खड़े जल्दी समझ नहीं आती। हर निज़ाम अपना सी बहु सब चाहिए, इतना महंगाई थी है जाने अंदर। मजबूरी को तो लकड़ी वाले गिनते हैं भाईजान, बहुत मजबूरी है भाईजान, बहुत महंगा है गैस, इतना महंगा है कि सोच कर भी ज़्यादा है। लकड़ी का रेट 600 रुपये चल रहा है भाईजान। जी हाँ, ये भी सही है, उस गैस से तो सही ही है, वारे आते, लेकिन गैस तो वारे आते नहीं, कभी होते नहीं गैस जहाँ। महंगाई भी बहुत है और गैस 230 रुपये किलो दे रहे हैं। इससे हम लकड़ी लेकर जो है ना घर का भी गुजारा कर रहे हैं और आवाम का भी वो हो रहा है, आवाम तो बहुत तंग। सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शहरी कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग की वजह से खाना बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा।
جی بالکل، ملتان شہر میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں دن بھر گیس موجود نہیں ہوتی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری دن میں صبح کے وقت جو ہے وہ ناشتہ بھی گھر پر تیار نہیں کر پاتے ہیں، اور اس لیے مختلف ناشتے کی دکانوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر شہری باہر آ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ گھر میں گیس نہیں آ رہی کیا؟ نہیں جی، گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں گیس ٹائم ہے تو آپ کو سلنڈر چلانا پڑے گا یا پھر ان کو باہر لے آ کے ناشتہ کرنا پڑے گا۔ اب میں ریسنٹلی کل کراچی سے آیا ہوں، یہ میرے برادر ان لا ہیں، اور یہ مجھے ناشتہ کروانے کے لیے باہر لے کے آئے ہیں کیونکہ گیس نہیں آ رہی گھر میں۔ آپ بتائیں گے آپ کے گھر بھی گیس نہیں آ رہی کیا؟ کھانا پکانے کے وقت ہوتی نہیں ہے گیس، پریشر کم ہو جاتا ہے گیس کا۔ ہاں، کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت کو خیال کرنا چاہیے عوام کا، بجلی نہیں ہوتی نہ گیس ہوتا ہے، شرم کرنی چاہیے، حکمرانوں کا حیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، چونکہ گھر میں گیس دستیاب نہیں ہے، اس وجہ سے شہریوں کو باہر آنا پڑتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے۔ بچے بھی اسکول جو ہے وہ اسی طرح سے بنا ناشتے کے بھوکے چلے جاتے ہیں۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اب چونکہ آگے مزید سردی گیس کی آئے لوڈ گی۔ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ سہیر، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی۔ سردی آتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ گیس نہیں ہمارے گھر تو سلنڈر چلاتے ہیں ہم، سلنڈر بھی 220 روپے ہو چکا ہے، کیا کرے غریب آدمی کہاں سے پورا کر سکتا گھر کا؟ باہر سے سلنڈر بھروا کے آتے ہیں، گیس نہیں ہوتی تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، جو اس ٹائم گیس اس ٹائم آتا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، چلا جاتا ہے، بل پورا آتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گیس ٹائم ہے تو آپ کو سلنڈر چلانا پڑے گا یا پھر ان کو باہر لے آ کے ناشتہ۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی دیگر شہروں کی طرح گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محلہ رکن آباد کے مکین کہتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ناشتہ باہر سے خریدنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضا ملک سے۔ جی بالکل، صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اور دیگر ضروری امور سے انجام دینے کے لیے جو ہے وہ سوئی گیس دستیاب نہیں ہے، اور اس کا سارا پریشر جو ہے وہ ایل پی جی اور لکڑیاں جلانے پہ جو ہے اس کے ذریعے کھانا پکانے کا جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اسکول بھیجنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایل پی جی جو ہے وہ 240 روپے کلو تک ڈیرہ غازی خان میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ لکڑیاں بھی ایک تو جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے، اور جو مل رہی ہے وہ گیلی ہیں۔ شہریوں کو اس حوالے سے کن شکایات کا سامنا ہے، کن مسائل کا سامنا ہے؟ کیوں جی کیا صورتحال ہے؟ گیس آ رہی ہے، کتنی دیر آتی ہے؟ سر گیس بالکل نایاب ہو چکی ہے ڈیرہ غازی خان شہر میں۔ صبح تقریباً 5 سے 7 بجے درمیان بہت لو پریشر کے ساتھ گیس ہوتی ہے۔ جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ حیران پریشان سلنڈر اٹھا کے دکانوں کی طرف ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ گیس کہیں سے اویلیبل ہو جائے، اور جو ایل پی جی ہے اس کا ریٹ 230 سے 250 روپے پر کے جی ہے، جو غریب آدمی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان سٹی میں تقریباً اس وقت آپ میرے محلے میں موجود ہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے چولہے جو بجھ چکے ہیں۔ چولہے جو ہیں بجھ چکے ہیں، ہاں جی کیسے انتظام کرتے ہیں؟ تو کیا متبادل کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے کھانا بناتے ہیں؟ کیا طریقے کار؟ سر کھانا کیا بنایا، ابھی تک ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، گیس کا انتظار ہے۔ لکڑی لینے جائیں وہ مہنگی ہے، ایل پی جی لینے جائیں وہ مہنگی ہے، ہمیں بہت مشکلات ہو رہے ہیں۔ گیزر نہیں چلتے، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ آخر حکومت کو چاہیے ہمارے لیے کچھ کرے۔ جی بالکل، جو ہے مطالبہ یہی ہے کہ جو گیس ہے وہ فی الفور فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں، جو ایک شیڈیول دیا گیا ہے اس گیس کی لوڈ شیڈنگ پر شہری خاصے پریشان ہے۔ رضا ملک آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر پر شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، بالخصوص صبح گیس نہ ہونے پر شہری شدید پریشان ہیں۔ بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ناشتہ باہر سے لانا پڑتا ہے۔ مزید شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ گیس کا یہ حال ہے، صبح بچوں نے جب اسکول جانا ہوتا ہے اس وقت گیس ہوتی نہیں ہے، دوپہر کو دیکھیں شام کو دیکھیں بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے، ہمیں گیس آتی نہیں ہے ٹائم کے اوپر، بچوں کو اسکول سے لیٹ ہو جاتی ہے۔ ہلے گیس صرف ایک ہے نا سر، نہ ناشتے دے ٹائم آندے نہ روٹی دے ٹائم آندے، انہیں آگے کہ روٹی دے ٹائم ناشتے دے ٹائم شام کو روٹی دے ٹائم گیس مہیا ہو سی، لیکن اتنا پریشان ہوندا ہی کہیں نہیں، نہ گیس ہوندے ہی۔ سر جی معاملات کیا دساں تو والد صاحب دس کے گئے پہلے تو سلنڈر جب تک وسائل ان سلنڈر استعمال کریں ہیں اون دے بعد لکڑیاں تے ایسا ناشتہ بھی پرچیز کرنا پڑتا سر جی، وہ پرچیز کر کے کھانے ہیں مجبوراً تحت بس گزارا کی تھی۔ میں ریکویسٹ ہے اب تن ڈھانپنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور مشکل کیونکہ کپڑے مہنگے ہونے کے بعد سلائی کے ریٹس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم علی شیخ۔
तो मौजूदा हुकूमत के दौर की बात करें तो हर तरफ महंगाई ही महंगाई नज़र आ रही है। दीगर अशिया की तो महंगाई जो है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन अगर हम बात करें सूट सिलवाने की तो अब शहरियों के लिए सूट सिलवाना भी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया। कपड़ा जो है वो पहले ही महंगा था, अब जो है दर्जियों की जानिब से सूट की जो सिलाई की कीमत है उसमें भी इजाफा कर दें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी दुकान पर, शहरियों से बात कर लेता। आप बताइएगा जी, सुना सूट की सिलवाने की कीमत में भी इजाफा हो गया? जी हाँ जी, अब इससे पहले सूट की सिलाई 500 से 700 रुपए थी, मगर अब महंगाई की वजह से टेलर मास्टरों ने भी कीमतों में सिलाई में इजाफा कर दिया है। वो 1000 से 1500 रुपए सिलाई ले रहे हैं। लिहाजा इस महंगाई के दौर में हर काम मुश्किल हो गया। अगर कपड़े ले लें तो सिलाई नहीं करा सकते। लिहाजा हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। जिधर भी चले जाएं कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। लिहाजा गुजारा बहुत मुश्किल है। लिहाजा प्लीज़ मेहरबानी करें हमारे पे, और ये हमारे जो हुक्मरान है वज़ीर आज़म साहब है, इनसे कहें कि कोई नोटिस लें। आप बताइएगा जी, आपने क्यों कीमत में इजाफा कर दिया? सर हमने खुद कीमत में इजाफा नहीं किया, क्योंकि जो हम मटेरियल वगैरह यूज़ करते थे उसमें भी इजाफा हो गया है, और जो कारीगरों को सिलाई के लिए हम देते हैं उस कारीगरी में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें भी रेट अपने ज़्यादा करने पड़े। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि हमने इजाफा इसलिए किया कि ढांपना भी मुश्किल हो गया है। काफी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नवाबों के शहर की फिजा स्मोकज़दा करार दे दी गई है। स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। बहावलपुर में स्मोक की फिजा के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर रिपोर्ट में 5वें नंबर पर आ गया है। आपको बता रहे हैं नवाबों के शहर की फिजा आलूदा तरीन हो गई है। स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। बहावलपुर में स्मोक की फिजा के बायस शहरियों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पंजाब में 5वें नंबर पर आ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, क्या डिटेल्स हैं? जी, बहावलपुर में स्मोक की फिजा काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है। इस हवाले से गो के फ्लक्चुएशन कर रही है पंजाब भर में जो शहरों की पोजीशन है। कभी बहावलपुर टॉप पे आ जाता है, कभी तीसरे पे, और आज जो है वो 5वें नंबर पर है 311 एयर इंडेक्स के साथ। बहावलपुर की फ़िज़ा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, और इसमें किरदार जो है वो यूँ कह सकते हैं हम आवाम का भी है, और ज़िला इंतज़ामिया भी इस हवाले से नोटिस नहीं ले रही कि जो भट्टा जात हैं, कूड़ा करकट जो सरेआम सड़कों पर जला दिया जाता है, फसलों की बाक़ियात जो जलाई जाती है, इन पर पाबंदी होने के बावजूद सरेआम ये मामला जारी है। अगर मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सके तो फ़िज़ा में एक आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद सी स्मोग या धुंध की फ़िज़ा है, जो कि आंखों में चुभन का बायस भी बनती है, जो कि खांसी, नज़ला और बच्चों में बीमारियों के भी बायस बन रही है। बहावलपुर शहर में डॉक्टर्स की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं, ख़ासतौर पर बच्चों की बीमारियों के हवाले से, बुखार, नज़ला, खांसी। और इसी तरीके से जो शहरी इस तरीके से मास्क लगाकर मोटरसाइकिल कम से कम ड्राइव करते हैं उनकी तो थोड़ी बहुत बचत है, अदरवाइज़ गले ख़राब हैं और आंखों में चुभन है, जिसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि फौरी तौर पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। वो लोग भी इस मास्क का इस्तेमाल करें जो लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं। पैदल चलने वाले शख्स के बारे में भी मास्क के इस्तेमाल के हवाले से कहा गया। बहावलपुर की फिजा स्मोकज़दा हो गई है। महमूद का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट आमिर इरशाद का कहना है कि जिला में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक नहीं, मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर शहरियों में स्मोक के नुकसानात बारे आगाही दे रहे हैं। स्मोक फैलने वाले 48 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। मेरे ख्याल में स्मोक के खतरात जो है मंडलाने लगे, और इस हवाले से महकमा एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो भी इस हवाले से एक्शन में है। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट आमिर इरशाद हमारे से मौजूद हैं। सर बताइए रही मेरे ख्याल में स्मोक की क्या सूरत हाल है, किस तरह से अवेयरनेस दी जा रही है, और ऐसे लोग जो कि इन असूलों और कवानीन को जो तोड़ते हैं उनके खिलाफ किस तरह से प्रोसीडिंग्स अमल में लाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा गवर्नमेंट की हिदायत पर और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर हमने स्मोक के सीज़न से पहले ही हमने अपनी एक्शन शुरू कर दिए थे, अरेंजमेंट शुरू कर दी थी, और तमाम जो महकमे इसमें जो कंसर्न है वो तमाम एक्टिव हो गए थे। और इस सिलसिले में जो महकमा माहौलियात ने बाकायदा इस वक्त तक तकरीबन 48 FIRs दी जो हमारे SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 9 लाख रुपया जुर्माना किया गया जो कि हाई कोर्ट की हिदायत के ऊपर। मज़ीद इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो लास्ट मीटिंग थी उसमें ट्रैफिक पुलिस, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तमाम लोग मौजूद थे, और सख्ती से हिदायत की गई थी
कि भी इस पे आप अपने जो भी है शुरू कर दें अपने एक्शंस। से महफूज रहने के हवाले से जो है जहाँ पे इन कवानीन पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी अमल नुक्से आगाही दे रहे हैं। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर मुल्तान के पार्कों की सिक्योरिटी का बड़ा मसला हल हो गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का पार्कों के बाहर दोबारा पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला कर लिया गया है। शहर बड़े पार्क शाह शम्स और इब्ने कासिम बाग के बाहर पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए सर फहरिस्त है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर मुल्तान के पार्क की सिक्योरिटी का बड़ा मसला हल हो गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का पार्कों के बाहर दोबारा पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला कर लिया गया है। शहर के बड़े पार्क शाह शम्स और इब्ने कासिम के बाहर पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए सर फहरिस्त हैं। शाह शम्स पार्क में पार्किंग ना होने के बायस मोटरसाइकिल चोरी के दर्जनों वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। पार्कों के बाहर पार्किंग स्टैंड के मुतालिक तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्क एक हफ्ते में रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग को जमा करवाएंगे। शहरियों ने शाह शम्स पार्क का पार्किंग स्टैंड फाल करने का भी मुतालबा किया है। इसी पर बात कर लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान की तफरीह गाहों के हवाले से एक बड़ी खबर है। वो ये है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले चंद हफ्तों में तमाम जो पार्क है उनके बाहर जो पार्किंग स्टैंड बनाए जाएंगे। तो सबसे अहम बात ये मुल्तान शहर की सबसे बड़ी तफरीह गाह शाह शम्स पार्क, इब्ने कासिम पार्क और जिना पार्क में अब तक कोई पार्किंग स्टैंड मौजूद है। जहाँ में सब मौजूद हुई है शाह शम्स पार्क का पार्किंग एरिया है। यहाँ से पहले भी कई जो मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। ताहम अब इंतजामी जाम से कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले में जो पार्किंग स्टैंड बनाया जाएगा। शहरों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब कह रहे हैं पार्किंग स्टैंड बनाएंगे यहाँ पर। जी, हम आते हैं पार्क में फैमिली के साथ। यहाँ कोई पार्किंग नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम कहते हैं जल्द से जल्द ये तैयार किया जाए, हमें तंगी होती है इधर आने में। जी, जल्द से जल्द तैयार किया जाए। और शाह शम्स पार्क की जो पार्किंग स्टैंड है, शहरी कहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द सबसे पहले फाल किया जाए, ताकि जो एक सिक्योरिटी का मामला है कि जब यहाँ पर अपने प्यारों के साथ, फैमिलीज के साथ पार्कों में आते हैं तो अक्सर औकात उनको पार्किंग स्टैंड न होने की वजह से मोटरसाइकिलें भी चोरी होने के वाकयात का सामना करना पड़ता है। और यही मुतालबा किया जाएगा कि पीएचए जल्द अज जल्द इस मामले को हल करे। ताहम इससे सबसे अहम बात यह कि डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। एक हफ्ते के दौरान तमाम एडमिनिस्ट्रेटेड पार्क जो है आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर में होगा एक और फ्लाईओवर का मसला हल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। मुल्तान में एक और फ्लाईओवर का इजाफा होने जा रहा है और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि विहाड़ी चौक से जिन्होंने तुगलक टाउन जाना होता है, अंदरून मुल्तान जाना है, हरम गेट, 14 नंबर चुंगी या तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ की तरफ जाना होता है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था तुगलक टाउन फाटक के ऊपर। कि जब भी फाटक बंद होता था तो यहाँ पर तकरीबन गाड़ियों की जो लंबी लाइनें लग जाती थी और आधा आधा घंटा यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होती थी। तो अब यहाँ पर महकमा हाईवेज़ की जानिब से खसूसी तौर पर फ्लाईओवर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी और ये अगली जो आइंदा माली स्कीम होगी उसके अंदर इस स्कीम को शामिल किया जा रहा है। आखिर यहाँ पर जब फाटक बंद होता है शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जिस टाइम बंद होता है तो घंटा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। इतनी देर में दूसरी गड्डी का जो है टाइम हो जाता है, आवाम बहुत परेशान होती है। फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत अच्छा है, आने जाने वालों को बड़ा फायदा हो जाएगा। जी भाई, आप बताइएगा कितना फायदा होगा अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाता है? फाटक अभी खुलता नहीं है तो दूसरी ट्रेन आ जाती है, इसी स्नाप फाटक फिर बंद ही रहता है तकरीबन। हम जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सारे इस फाटक की वजह से परेशान हैं। भाई जनाब, क्या कहते हैं, पुल बनने से फायदा होगा? जी जरूर फायदा होगा। ये स्कूल में आने जाने वाले बच्चे होते हैं बहुत परेशान होते हैं, सुबह के टाइम स्कूल जाना तो 2-2 ट्रेनें आती हैं, लिहाजा ये पुल बन जाएगा उनको परेशानी दूर हो जाएगी। तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ये पुल है जिसको वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने महकमा हाईवेज़ को प्रपोज किया था और अब इस पुल के ऊपर तमाम जो फाइल वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है, जिससे आइंदा साल में मुकम्मल किया जाएगा। तैयब का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और रोही न्यूज़ बना यजमान के लोगों की आवाज़। रोही न्यूज़ गुज़श्ता दिनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के इतराफ में 600 मीटर सड़क को 2 रोइया ज़ेर तामीर में शामिल नहीं किया गया, ना ही इस पर मामला उठाया गया है, जिस पर महकमा हाईवे की जानिब से 600 मीटर रोड को 4 फीट ऊंचा करने पर काम जारी है। मजीद बात कर लेते हैं शेख वसीम से। के लिए अच्छी खबर है कि यजमान ता भावलपुर 2 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 रोइया सड़क ज़ेर तामीर थी, लेकिन यजमान के दाखिली रास्ते से नहर वाला पुल तक इस मंसूबे में शामिल नहीं किया गया था। गुज़िश्ता दिनों रोही न्यूज़ ने इस मामला को उठाया है तो महकमा हाईवे की जानिब से इस पर नोटिस लिया गया है और इस पर जो तहसील हेडक्वार्टर है जो ज़मीन से 4 फुट ऊपर था और मरीजों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना था,
तो उस पर अमल दरामद हो गया और यहाँ पर सड़क को 4 फुट ऊंचा किया जा रहा है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते बताइए जी क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले जो है ना रोई न्यूज़ ने ये पॉइंट उठाया था कि ये जो रोड है ना, मेन रोड है, वालों ने ना शहर के दाखिली रास्ते पे जो ना रोड रोक दिया था। तो रोही न्यूज़ की कोशिश से ये रोड अब शहर के अंदर तक आ रहा है। इसके लिए ना जो यजमान का मेन हॉस्पिटल है ना सरकारी, वो रोड से 4 फुट ऊंचा था, रोड जो है ना नीचे था। तो इनकी कोशिशों से रोड जो है ना अब ऊपर हो गया 4 फुट। हम रोही न्यूज़ वालों का और महकमा हाईवे का बहुत शुक्रगुजार हैं हम रोही न्यूज़ वालों के। शहरी रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और महकमा हाईवे का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मंसूबे को दोबारा से देखा और इस मंसूबे को दाखिली रास्ते से नहर वाला पुल तक 600 मीटर का जो रोड है इसे इस मंसूबे में शामिल किया गया है, जिससे सही आपका शुक्रिया। आप हम रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान में रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां आमिर शहजाद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नफाज को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया के कई ममालिक में ईवीएम के इस्तेमाल पर धांधली के तहफ़्फ़ुज़ात पर खत्म होने वाले निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज करना हुकूमत की बदनीयती पर मुश्तमिल है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मियां साहब, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मसला है। अभी आप देखें कि ईवीएम का बिल भी पास कर दिया गया है। पूरी दुनिया में इसका तजर्बा हुआ है, बहुत से ममालिक में ये करके वापस ले लिया गया है कि लोगों को इस पे एतमाद नहीं था, इसमें धांधली के और इसमें वोट के गलत इस्तेमाल के चांसेस थे। और हम हैरान हैं कि हुकूमत को क्या जल्दी है कि वो चाह रहे हैं कि फटाफट ईवीएम मशीनें लाई जाएं, 116 अरब रुपए खर्च किए जाएं। ये मैं समझता हूँ उनकी बदनीयती है, और अगर नीयत ठीक ना हो तो जैसे हमारे कायद मर्द हो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फरमाया है कि कोई बंदा दरख्त लगाता है तो उसका फल कोई और खाता है। इसका मतलब ये है कि ये करप्शन करना चाह रहे हैं, इनका फ़ायदा इनको होने वाला नहीं है। अवाम इनको दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ ये धोखा है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिल्कुल शदीद मजम्मत की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अवाम का हक खुद इरादियत का जो निज़ाम है उसको ही राइज रखा जाए। जो नाकाम निज़ाम को पाकिस्तान जा रहा है। सही आसिम सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। और बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद मुल्तान की यूनियन काउंसिल्स में सिस्टम का लॉगिन खराब हो गया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम यूनियन काउंसिल्स में गुज़श्ता 1 माह से सर्टिफिकेट बनाने का सिस्टम मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। बिल्कुल, बल्दियाती अदारे बहाल हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है और मुल्तान शहर के अंदर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद है वहां पे 68 यूनियन कौंसल हैं। तकरीबन यूनियन कौंसल्स के अंदर जो डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो है वो बड़ा इशू चल रहा है पिछले 25 दिनों से। क्या वजूहत है, हम ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ बात करेंगे, मौजूद हैं डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फरूक डोगर साहब। मुल्तान में 15 फील्ड ऑफिस थे और जो उनकी कंप्यूटर पे एक्सेस थी वो भी उसकी यूजर आईडी थी उनके पास थी और वो बड़ी आसानी से बन रहे थे। उसके बाद आपको पता है कि सिस्टम चेंज हुआ तो फील्ड ऑफिस से अब यूनियन काउंसिल जो है वो आपको पता है रिस्टोर हुई है। तो हर यूनियन काउंसिल का एक अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको हम यूजर आईडी भी बोलते हैं। ये सारा सिस्टम हमारा नादरा के साथ एसोसिएट होता है। हम नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहे, हमने नादरा को लेटर भी लिखा और आज ही हमारी एक मीटिंग भी हुई है नादरा के जो ऑफिशियल और ऑफिसर्स हैं, उसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो एक हमने जो लेटर लिखा था उसके हवाले से उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को लेटर लिखा और हेडक्वार्टर से एक फॉर्मेट आया, उस फॉर्मेट को उन्होंने फिल कर दिया है और उसके बकायदा मेरे डीडीएल जी ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। अब वो इस बात की यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मंडे से जो है तकरीबन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 195 जो यूजर आईडीज हैं वो इंशाअल्लाह रिस्टोर हो जाएंगे। लॉग इन की आईडी का जो इशू था वो आ रहा था जिसकी वजह से सेक्रेटरीज सर्टिफिकेट्स नहीं बना रहे थे, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होना पड़ रही थी, सैकड़ों की तादाद लोगों को शिकायत का सामना है। सही इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान बार और पंजाब बार की जानिब से लॉ गेट टेस्टों में आउट ऑफ सिलेबस पेपर्स अदालती अहकाम के बावजूद इजाफी नंबर ना मिलने समेत दीगर नाइंसाफियों के खिलाफ लाहौर पैन रोड पर धरना देने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान।
جی بالکل، بات کریں وکالت کا لائسنس کے حصول کے لیے جو بہت بڑی تعداد ہے امیدواروں کی پورے پاکستان سے، پنجاب سے جن کو جو مشکلات کا سامنا ہے، اس میں ہم لاء گیٹ کی بات کریں یا مارکس HEC نے جو مارکس متعین کیے تھے اس حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور ملتان میں اس حوالے سے بات کریں تو ہمارے ساتھ سینئر قانون دان فلک شیر وٹو صاحب موجود ہے۔ ایک پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے مختلف فیصلہ جات ہیں جو 21/6/2021 اور 5 اگست 2021 کے فیصلہ جات ہیں کہ آئندہ آنے والے جتنے بھی لاء گیٹ ٹیسٹ ہوں گے ان میں 45 پاسنگ مارکس ہوں گے، جو 45 حاصل کر لے گا اس کو لائسنس دیا جائے گا۔ اب اس فیصلے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوا ہے 3 اکتوبر 2021 میں، اس میں جن لوگوں کے 45 یا 45 سے زائد مارکس ہیں ان کو لائسنس دیا جانا چاہیے، لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ ملتان کے فیصلہ ہے 25 مارچ 2021 والا اور 5 اکتوبر 2021 والا، جن میں 5 نمبر تمام کینڈیڈیٹس کو ایکسٹرا دیے گئے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب ہم تھک ہار گئے، ہر طرف ہم نے حال فریاد بھی کی ہے، تو یہ جو 2 عدالت کے فیصلہ جات پر عمل درآمد اور پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل کا اپنے جو فیصلے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور لاگ جو نئے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو لائسنس میں دشواریاں ہیں، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے لاہور میں 23 نومبر 2021 دن کے 10 بجے تمام لوگوں کو وہاں پروٹیسٹ کے لیے کال دی ہوئی ہے۔ مطالبات تسلیم کرے جو کہ جائز مطالبات اگر نہ کیے گئے تو احتجاج جو ہے لاہور سے شروع ہوگا اور پورے پاکستان تک پہنچے گا، یہ کہنا تھا طلبہ سے نائن کے معاملہ ہے۔ صحیح ماہر عمران، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ ملتان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب میں 3 نئے ممبران شامل ہو گئے ہیں۔ ملتان سے MPA وسیم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ وسیم خان کا تعلق ملتان کے حلقہ PP 213 سے بتایا جاتا ہے۔ MPA سمیع اللہ خان اور رانا مشہود احمد خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئے ممبران کی شمولیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وسیم خان کا تعلق ملتان کے حلقہ PP 213 سے ہے۔ MPA سمیع اللہ خان اور رانا مشہود احمد خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئے ممبران کی شمولیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب میں 3 نئے ممبران شامل ہو گئے ہیں۔ ملتان سے MPA وسیم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ وسیم خان کا تعلق ملتان کے حلقہ PP 213 سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔